Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। So बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करेंगे माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से जो क्लास 5 की एसएसटी की किताब है। चैप्टर नंबर करेंगे हम 18। ये रत्ना सागर का एडिशन है, ध्यान रखिएगा। 18 चैप्टर है हमारा है गवर्निंग आवरसेल्व्स। अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं विदाउट डिले। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो पूरे भारत को डिवाइड किया गया 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में, जो कि पहले थे 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो अब चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने कट करके सही कर दिया। अब देखो पूरे भारत को डिवाइड क्यों किया गया, पहली लाइन से ही समझना शुरू करो। देखो ये जैसे सपोज ये आपका पूरा बड़ा सा भारत है। अब इसमें एक बंदे को कह दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी को भी मान लो कि भाई आप पूरा देश चला लो, तो पॉसिबल है नहीं ना। जैसे लेट्स सपोज ये पूरा देश जो है ये आपका स्कूल ही है। अगर सिर्फ प्रिंसिपल से कहा जाए कि आप सारी क्लासेस को पढ़ाइए और सभी कुछ आप ही संभाल लीजिए, सो ये पॉसिबल होता है प्रिंसिपल के लिए? नहीं, इम्पॉसिबल है, वो तो नहीं पढ़ा सकती इस तरह से। तो क्या किया, आपके स्कूल को ना ऐसे क्लासेस में बांट दिया गया कि भैया हर क्लास पे क्या किया गया, फिर एक एक जो क्लास टीचर है वो अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या किया गया, और क्लास टीचर के बाद भी हर एक को सब्जेक्ट टीचर्स दिए गए, ठीक है। ऐसे ही चलता है ना स्कूल। आप ऐसे मानो कि इंडिया को डिवाइड किया गया इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, तो ये अलग अलग स्टेट्स बन गए, ठीक है। अब इन स्टेट्स में दिया गया आपको जैसे क्लास टीचर मिलती है ना, ऐसे सबको दिया गया चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर के अलावा और भी मिनिस्टर्स होते हैं जो काम करते हैं सेम एज क्लास टीचर के अलावा, वहाँ क्लास में जा जाके और भी टीचर्स पढ़ाती हैं ना आपको, ठीक है। अलग सब्जेक्ट टीचर्स आती हैं, तो वैसे समझ लो। तो पूरे देश को समझना आसान हो गया अब आपको कि पूरा देश कैसे चलता है, इसीलिए इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक जना सब कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाओ इसके आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल एंड वन इन ईच स्टेट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि संविधान जो है हमारे देश का, उसने गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रखी है हर एक स्टेट के लिए, सेंट्रल लेवल पे भी, और सॉरी हर एक स्टेट के लेवल पे भी, मतलब सेंट्रल लेवल पे मतलब पूरे देश कि कलेक्टिवली, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश का एक साथ ही निर्णय लेते हैं ना, कुछ भी करना होता तो। और स्टेट लेवल पे भी जैसे चीफ मिनिस्टर वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो वो अपने राज्य में चीज़ें जो उनको करनी है उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे क्लास टीचर क्लास में अगर कुछ डेकोरेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो क्लास टीचर अपने हिसाब से कर लेती है, ठीक है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर है, छोटी मोटी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं उनके हाथ में बहुत सारे राइट्स होते हैं, वैसे छोटी मोटी भी नहीं कहा जा सकता, काफ़ी सारे उनके राइट्स होते हैं, तो वो अपने स्टेट में वो चेंजेस कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एक्चुअली। अब देखो जैसे आपका स्कूल है, वो कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे स्कूल के चलाने के लिए, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही देश चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। आप समझो कि वो नियम किसको क्या करना है, वो सब कुछ एक किताब में लिखा हुआ है। वो किताब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देश को चलाने के लिए जो नियम कानून, सबको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ पब्लिक, चाहे वो पब्लिक के लिए हो चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, ठीक है, मिनिस्टर्स के लिए, वो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। उसी के हिसाब से हमारा देश चलता है, वरना तो कोई कुछ भी कर लेता, ठीक है। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस हैज़ बिन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपर्ली। और ये ऐसा क्यों किया गया, ऐसी किताब क्यों लिखी गई, जिससे कंट्री को आप अच्छे से चला सको, ठीक है। अब फैक्ट वाइज में पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किसने ड्राफ्ट किया था इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। इट वॉज अडॉप्टेड, कब हमने स्वीकार किया कि हम इस रूल बुक के हिसाब से चलेंगे, 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इन टू फोर्स। और कब जो है मतलब फोर्स में आया, ये जो अडॉप्ट किया गया था ये तो 1949 में, लेकिन जब सबके बीच में आया और तो हमने बोला कि लागू हो गया, आज से पूरा देश इसके हिसाब से चलेगा, तो ये आया था 26 जनवरी 1950 में। वी सेलिब्रेट दिस एज आ रिपब्लिक डे, इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। समझ गए ना, पूरा देश मतलब आपका पूरा स्कूल, प्रिंसिपल समझ लो तो प्रेसिडेंट समझ लो, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल समझ लो तो प्राइम मिनिस्टर समझ लो, हर एक क्लास को स्टेट समझ लो, क्लास के क्लास टीचर को चीफ मिनिस्टर समझ लो। तो ऐसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कैसे कनेक्ट करना है। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन क्लियरली रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी क्या पावर है, कौन क्या काम कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर, ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफेंड करना, दूसरे देशों से हमारी रक्षा करना, ये किसका काम है, डिफेंडिंग द कंट्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको देखना है भी कोई हम पर हमला ना करे, या हमारा कोई धरती का पार्ट जो है वो हमारी धरती का वो अपने कब्जे में ना ले ले। वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। ये जैसे आपका क्लास है ना, तो क्लास में क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है अगर कोई कुछ करता है गड़बड़, तो ऐसे ही जो
स्टेट में तो किसकी जिम्मेदारी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है उसकी जिम्मेदारी है मेंटेन रखना कि लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी कानून वगैरह को गड़बड़ ना करे, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, विद इन अ स्टेट इज अ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट को वेन एवर द नीड्स अराइजेस। अब जब भी जैसे क्लास टीचर को जो हेल्प की जाती है ना प्रिंसिपल के द्वारा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास टीचर को मान लो अगर कोई मेजर इशू आ रहे हैं तो फटाफट जी जाएगी प्रिंसिपल के पास और बताएगी मैम ऐसे हुआ है, अब क्या किया जाए, तो प्रिंसिपल मैम उसको हेल्प करती हैं। तो इसी तरीके से जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जब स्टेट पे कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टेट की गवर्नमेंट भी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकती है कि भाई अब हमको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉस फॉर द होल कंट्री। फॉर द होल कंट्री याद रखना, सेंट्रल का जो काम होता है वो पूरे कंट्री के लिए चलता है, ठीक है। तो वो लॉ वगैरह बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज़ नोन एज पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ मेकिंग बॉडी हमारी कौन है, ठीक है, कौन हमारे लिए कानून बनाता है, तो वो है हमारी पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो पार्लियामेंट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ डैश 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 एंड डैश, तो तीनों डैश में क्या भरना है, कौन कौन होते हैं, पहला प्रेसिडेंट और दूसरी बातें दोनों क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। आप देखो कैसे समझना है इस बात को, ऐसे समझो, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये पूरा मतलब मिला के ना हमारा पूरा पार्लियामेंट है। अब एक बिल आया, एक बिल से ऐसे समझो कि मान लो ये कुछ माना जा रहा है, लोकसभा के सदस्यों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला कानून ना पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले कानून को वोटिंग करके, अगर यहाँ पे जो लोग होते हैं वोट डालते हैं, तो वोट वगैरह मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अभी नॉर्मल डिस्कस करते हैं। तो जॉब अब ज़्यादा वोटिंग बढ़ जाती है, तो यहाँ से अगर लोग ने स्वीकार कर लिया तो ठीक है कि भाई ये ना कानून बन जानी चाहिए बात। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, उस कागज़ को, डॉक्यूमेंट को भेजेंगे राज्यसभा में भी। राज्यसभा के लोगों को भी लगेगा अच्छा ठीक है चलो, अब दोनों राज़ी हो गए तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा, अगर प्रेसिडेंट को भी सब कुछ सही लग रहा है तो बोलेगा ओके फाइन, और फिर ये चीज़ जो है वो इस पर साइन कर देगा तो कानून बन जाएगी। फिर से समझ लो इस बात को कि लोकसभा राज्यसभा वगैरह कैसे कानून बनाती है। देखो लोकसभा में और राज्यसभा में, एक लोकसभा में कागज़ आया उस पर लिखा हुआ है कि ऐसे कर लेना चाहिए, अब हमारे देश में ये चीज़ चेंज कर देनी चाहिए या ये नया कानून बनना चाहिए, ठीक है। अब लोकसभा में लोगों ने वोटिंग डाली, वोटिंग में ये कानून जीत गया, तो यहाँ पे मतलब लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा लोगों को लग रहा है, तो फिर ये कहेंगे अभी राज्यसभा में भी। जो राज्यसभा में जब पहुँचा तो राज्यसभा के भी जो वोटिंग पड़ी वहाँ भी मेजॉरिटी मिल गई। तो अब ये दोनों मिलाकर, ये दोनों अपना अपना साइन कर दिए, बोले ओके फाइन है हमारी तरफ से, तो ये भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा उसको लगेगा बिल्कुल ओके फाइन है, तब फाइनली जाकर ये तीनों ने मिलाया तो पार्लियामेंट बनी ना, तब फाइनली जाकर लॉ बनता है कोई चीज़। समझ गए? अब आ जाओ लोकसभा। लोकसभा इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। ये पूछा जा सकता है विच इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री, दैट इज़ लोकसभा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। यहाँ भी क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई लोअर हाउस किसका नाम है, लोकसभा का या राज्यसभा का। सो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर बोलते हैं, लेकिन हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, ये वर्ड ध्यान रखना। अपोजिट से लग रहे हैं आपको। इट मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो इसके जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली हम ही चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं ना तब हम चुनते हैं। द स्पीकर गाइड्स द प्रोसीडिंग इन लोकसभा। जो स्पीकर होता है वहाँ पर वो गाइड करता है लोगों को, ठीक है। जो लोग बैठे होते हैं, देखा होगा आपने बहुत बार, वो बोलते रहते हैं चुप हो जाओ, ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। लोग शोर बहुत मचाते हैं हमारे यहाँ संसद वगैरह में, पार्लियामेंट बड़ा शोर मचता है, ठीक है। वेल आपको ये जानना है कि जो स्पीकर होता है वो गाइड करता है प्रोसीडिंग्स को, भाई कैसे क्या करना है। आप आगे, अब ही एंड शी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो उसको चुनता कौन है, स्पीकर को कौन चुनता है, मेंबर ऑफ द हाउस ही चुनते हैं उसको, ठीक है। स्पीकर को कौन चुनता है, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, स्पीकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो उनको चुनेगा कौन, मेंबर्स ऑफ द हाउस। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी, कितने साल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर, हम चुनते हैं 5 साल के लिए। एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ 18 years ऑफ एज और अबव कैन वोट इन द जनरल इलेक्शंस। जब देखो आपने सुना होगा चुनाव हो रहे हैं तो 18 साल से ऊपर का, चाहे कोई भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 18 साल से ऊपर का होना चाहिए तो हमारे देश में वो वोट दे सकता है, ठीक है। द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसी होती हैं, देखो मैं आप बताती हूँ। जैसे हमारा भी इतना बड़ा देश है, अब एक साथ कैसे वोटिंग कराएं, इसको ना कुछ ना ऐसे पार्ट्स में बांट देते हैं। अब देखो शहरों में भी बांटते हैं, तो शहर में क्या होता, कोई शहर बड़ा है, किसी में ज़्यादा लोग हैं, किसी में कम लोग हैं, तो क्या क्या पूरे देश को ना पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। तो हर एक में क्या होता है,
एक एक मेंबर हर एक उससे चुन लिया जाता है, ठीक है। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, हाईएस्ट मेंबर जो होता है वही बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हो, पूरे देश को बांटने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जब सिटी को बांटते तो वार्ड्स निकलते हैं उसके अंदर से। द होल कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना भाई। द पर्सन हु गेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन, जिस आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं इलेक्शंस में, आदमी हो या औरत हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बनता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उस जगह से, ठीक है। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इन जनरल कितने होते हैं, 543 तो होते हैं जो चुने जाते हैं, ठीक है, जिन्हें पब्लिक चुनती है, और 2 होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली इसमें 545 मेंबर्स होते हैं, वो मैक्सिमम आपकी बुक में दे रखा है, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ इन न्यू दिल्ली, ये देखो ये दिखा रखे हैं आपको। द बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड बाय सर एडविन ल्यूस्टन्स एंड सर हार्बर्ट बेकर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। किसने डिज़ाइन की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा जो है अपर हाउस है पार्लियामेंट में। लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा। अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, तो इसके मेंबर्स को ना हम नहीं चुनते डायरेक्टली। बाय द पीपल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चुने जाते हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट देम, और उनको यूनियन टेरिटरीज जो है वो इलेक्ट कर सकती हैं। मतलब कौन कौन कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज, ये नहीं इलेक्ट कर सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल रहे हैं 250 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। इन राज्यसभा ऑफ दीज 238 आर इलेक्टेड मेंबर्स, तो वो तो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। एंड 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, बोलता है इसको 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 बनाता है, तो वो नॉमिनेट करेंगे नाम, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स, याद रखना, लोकसभा के 5 साल, राज्यसभा के 6 साल। 1/3 ऑफ इट मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। कैसे, देखो 6 साल मान लो, या ये बंदे हैं सारे, इसमें 1/3 ऐसे लगाओ, 1/3 ना, ठीक है, ये 3 भागों में इसके सारे मेंबर्स को बांट दो। ये वाले का 6 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, तो ये वाले 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये क्या होगा, अब ये जो है इनका टर्म खत्म, और इतने ही पार्ट का जो है इलेक्शन हो जाएगा, इतने ही बंदे फिर वो नए चुने जाएंगे, ठीक है। हर 2 साल बाद ऐसे ही होता है। फिर मान लो 2 साल बाद इतने ये वालों का खत्म हो गया टर्म, तो इनकी जगह नए चुन लिए जाएंगे, फिर इनका खत्म हो गया तो फिर इनकी जगह चुन लिए जाएंगे। तो हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 पार्ट जो है वो रिटायर होता है, पूरा एक साथ ये सारा नहीं रिटायर होते, 1/3 रिटायर होंगे, 1/3 ही न्यू चुन लिए जाएंगे। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट है हमारे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ अवर कंट्री, ये हेड होते हैं हमारे कंट्री के, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर जो है प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो जो प्रेसिडेंट है वो भी 5 साल के लिए ही जो है वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट्स आपको दे रखे हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह कब से कब तक रहे, ठीक है, KR नारायण कब से कब तक रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक रहे, तो यहाँ कुछ समझा। अब फॉर्मिंग द गवर्नमेंट है, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अवर कंट्री, तो बहुत सारी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे कंट्री में, आपने सुना भी होगा, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी। अब देखो मल्टी सिस्टम होने से क्या फ़ायदा होता है कि आप एक तो आपको चॉइस मिल जाती है कि किसके थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मिलते हैं, किनको आपको वोट देना है। अगर मान लो आपके पास ऐसे चॉइस ही नहीं होती तो आप किसको वोट देते, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग उनकी थॉट प्रोसेस, उसके हिसाब से आप अपना वोट तय करते हो किसने कैसा काम किया है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। इन अ नेशनल इलेक्शन डिफरेंट पार्टीज फील्ड देयर कैंडिडेट्स, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो अपने अलग अलग कैंडिडेट को, मतलब पार्टीज जो अपने अलग अलग कैंडिडेट को उतारती हैं चुनाव में, पीपल करते हैं वोट फॉर दीज कैंडिडेट्स, तो लोग जो होते हैं इन कैंडिडेट्स के लिए वोट देते हैं। द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा सीट जिस पार्टी को मिलती है इन द लोकसभा वो फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, ठीक है, गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो सेंटर में उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे अभी बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे तो बीजेपी की सरकार चल रही है अभी, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है द लीडर ऑफ दिस पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मान लो जिसे मोदी जी थे ना,
उस समय लीडर, तो उनको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया था। किसने चुना था? प्रेसिडेंट ने। समझ रहे हो? तो प्रेसिडेंट जो होता है, जो लीडर पार्टी पूरी जीतती है उसका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देती है, प्रेसिडेंट बना देते हैं, ठीक है। ही और शी देन फॉर्म्स द यूनियन कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपना यूनियन कैबिनेट बनाता है, ठीक है भाई। उसने तो देख लिया कि अब मैं बन गया हूँ, अब मुझे भी तो नीचे अपने काम करने वाले बंदे चाहिए ना, अकेले तो नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो वो फिर अपने नीचे, जैसे मान लो प्रेसिडेंट समझ लो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने क्या किया, वाइस प्रिंसिपल को चुन लिया। अब कि सारा काम वाइस प्रिंसिपल देखेगा, वाइस प्रिंसिपल अकेला नहीं कर सकता, तो उसने क्लास टीचर्स को चुन लिया। तो ऐसे ही जो प्रेसिडेंट हुआ उसने प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया कि अब आप काम करो, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसने क्या किया, उसने कहा अब मैं यूनियन कैबिनेट बनाता हूँ और उसमें अलग अलग मिनिस्टर्स बनाऊंगा, सो दैट मैं सबको अलग अलग ना चार्ज दे सकूँ कि आप भाई शिक्षा का क्षेत्र देखिए, आप साइंस का देखिए, ठीक है, आप अलग अलग देखिए, इस तरीके से। that consist of council of ministers. The ministers in the union cabinet can be either from लोकसभा से हो सकते हैं और राज्यसभा से हो सकते हैं, ठीक है, तो दोनों से हो सकते हैं, वो बोल रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य की एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। तो ये स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखना, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उन्हें कौन चुनता है? वो हम चुनते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर जब चुनाव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उन्हीं को भी हम चुनते हैं अपने MLAs को, राइट। अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया। ये देखो मैम फोटो दे सकती है कि भाई कौन सी बिल्डिंग है ये, ठीक है, तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम वापस से। MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। वही चीज़ आ रही है कि 18 साल से ऊपर आपको होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा के लिए वोट करो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करो। दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जो MLAs होते हैं वो चुने जाते हैं। अब द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का जो होता है गवर्नर हेड होता है, and he or she is appointed by the president of India for the term of 5 years। अब जो गवर्नर होता है वो हेड होता है। अब ऐसे लगाओ, पूरे देश का हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे स्टेट का कौन हो गया? गवर्नर हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने नीचे किसको चुन लेते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं और फिर वो सारा काम देखते हैं। ऐसे ही गवर्नर जो होता है वो किसको चुन लेता है? चीफ मिनिस्टर को, और फिर वो सारा काम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नाम के मिनिस्टर हुए वो प्रेसिडेंट और गवर्नर हुए, जो काम के हुए, जो बिल्कुल प्रॉपरली काम देखते हैं हमारे देश में, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। बेसिकली मेजर तो हैं ये लोग एक्टिव रहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। काम तो देखो वो सभी लोग कर रहे हैं, पर एक्टिव जिसे बोल सकते हैं हम। तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस के बाद द गवर्नर इन्वाइट करता है द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ गॉट द मैक्सिमम सीट। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, अब उसको बुलाया जाएगा इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बुलाया जाएगा और फिर फॉर्म कराई जाएगी गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, यहाँ पर क्या बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर, और वहाँ क्या बन रहे थे पूरा सेंट्रल लेवल पे? प्राइम मिनिस्टर। बस वही एक डिफरेंस रहेगा। अब जुडिशरी, न्याय भी तो चाहिए ना। अगर मान लो ये चीफ मिनिस्टर या कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो, कोई भी कुछ गलत कर रहा है, तो हमारे देश में ना ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक आम आदमी के लिए वही सज़ा है, एक बड़े आदमी के लिए वही सज़ा है, मिनिस्टर के लिए वही सज़ा है, सबको सेम सज़ा मिलती है, या सबको सेम तरीके से सबको स्वतंत्रता मिलती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो जुडिशरी मतलब न्याय एक तरीके से समझ लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाके उसको बोलेगा न्यायाधीश को या जज को कि भाई आप ये वाला निर्णय लीजिए, नहीं। दे कैन यूज़ देयर ओन ब्रेन और दे कैन डिसाइड देमसेल्फ कि क्या करना है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। लेट्स सपोज एक आदमी ने कुछ गुनाह किया, तो पहले स्टेट लेवल पे वो गवर्नमेंट में जा रहा है, लेकिन उसकी वहाँ पे मतलब उसको सज़ा हो गई है, तो भी वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है जाके अर्जी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे देश में कुछ नहीं है। मतलब ये तो हाईएस्ट बॉडी है, सबसे ऊपर है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। कोई भी लीगल केस हो तो फाइनल जजमेंट जो है वो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 31 जजेस। तो मैक्सिमम जो जज हो सकते हैं इसके अंदर वो 31 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इज द चीफ जस्टिस। अब देखो 31 में भी तो कोई ना कोई तो हाईएस्ट होगा ही ना, समझ लो इनका लीडर हो गया हमारा चीफ जस्टिस, ठीक है। तो सबसे बड़ी पोस्ट पे जो बैठे हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं, वो चीफ जस्टिस हैं। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट हमारे देश के वो अपॉइंट करते हैं। अब हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट। अब याद रखना कि पूरे देश के लेवल पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, और स्टेट के लेवल पे बात करें तो हम क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। लोअर कोर्ट्स भी होती हैं, ईच डिस्ट्रिक्ट की होती हैं इन स्टेट हैज़ इट्स ओन कोर्ट। मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कोर्ट होती है। लेट्स सपोज एक आदमी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सज़ा हुई, उसने कहा कि मेरे को गलत सज़ा हुई, तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। पहले हाई कोर्ट ने भी कह दिया नहीं यार तुम्हारी गलती है, तुम ही गलत हो, उसको भी फिर से वहाँ से भी सज़ा हुई, तो फिर भी उसके पास एक चांस होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का कि ठीक है नहीं मैं वहाँ अर्जी लगाऊंगा। फिर वहाँ पे भी अगर मतलब वहाँ पे प्रूव हो गया कि ये आदमी गुनहगार है तो फिर वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, फिर उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रूफ्स मिल गए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते कि भाई लगा कि आदमी ने नहीं किया था गुनाह, तो वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तो नीचे की जो कोर्ट्स हैं जो भी फैसले होंगे वो रद्द हो जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा देश चलता है। अब ये वर्ड्स टू रिमेंबर, नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? टू अपॉइंट टू एन ऑफिस। भाई किसी को नॉमिनेट करना, अपॉइंट कर लेना, चुन लेना कि भाई मैंने ये आदमी को बोला ये आदमी अब काम करेगा, राइट? नॉमिनेट करा है हमने, इसको अपॉइंट किया है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है सबको पता है आजकल तो, नेशनल मतलब कांग्रेस बीजेपी तो सारे बच्चों को पता ही होंगी, समाजवादी पार्टी। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हैविंग कॉमन एम, जिनका लक्ष्य सेम होता है, जिनको मतलब पता होता है कि भाई हम सबको सेम ही चीज़ करनी है। ठीक है, उनका सेम आइडियाज़ होंगे कि भैया ऐसे करते हैं कोई चीज़ देश में। फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, एंड सो ऑन, बहुत सारी हमारे देश में। क्विक रिकैप आपको खुद पढ़ना है, अब मैं आपको यहाँ एक्सरसाइज करा देती हूँ। द लॉ मेकिंग बॉडी इन अवर कंट्री इज कॉल्ड, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? हमारे पूरे देश की जो बनाती है दैट इज पार्लियामेंट। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552, और मैंने आपको बताया था अदरवाइज लोकसभा में कितने होते हैं जनरल? 545, 543 जो होते हैं वो हम चुनते हैं, 2 होते हैं नॉमिनेटेड, राइट, प्रेसिडेंट के द्वारा। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, हमने अभी पढ़ा है, दैट इज 6 ईयर्स के लिए, और 1/3 उसमें से क्या होते हैं? हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और 1/3 ही नए चुन लिए जाते हैं उस समय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे सर्व किया था उन्हें एज अ प्रेसिडेंट 2002 से 2007 तक। तो कैसे भी मैम कोई से भी के बारे में भी दे सकती है, राइट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? अभी हमने पढ़ा था 31 होते हैं, और कौन अपॉइंट करता है? मैक्सिमम 31 को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। और हेड कौन रहते हैं इनके? चीफ जस्टिस। द डैश कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर यहाँ पार्लियामेंट लिखो, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द लोकसभा और द राज्यसभा। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन द लोअर हाउस, ये बिल्कुल सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज अगेन करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, करेक्ट है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज हाईएस्ट, स्टेट में हाई कोर्ट ही होते हैं, राइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम करेंगे फिर किसी और वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की बहुत ज़रूरत है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशंस के साथ। आई होप आप अब तक शेयर कर ही दिए होंगे, नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। आपका एक छोटा सा क्लिक हज़ारों लाखों बच्चों की मदद कर सकता है। अब आप सोचेंगे हज़ारों लाखों तुम्हारे ग्रुप में नहीं है, बेटा अगर आपने 10 ग्रुप में डाला, वो 10 ग्रुप अगले 10 ग्रुप में डालेंगे, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप ही तो सबकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलकर करते हैं एक दूसरे की मदद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।